और अब बात सुबह सवेरे की। सुबह सुबह चाय की चुस्की के साथ आदत होती है या कहें लत होती है अखबार पढ़ना। हम आपको कॉम्पैक्ट तरीके से तमाम अखबार क्या कुछ कहते हैं, क्या आपके लिए जान लेना जरूरी है, ये हम आपको बताएंगे। शुरू करते हैं सुबह सवेरे। और सीधे आपको भोपाल लिए चलेंगे। सहयोगी अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या कुछ अखबार कह रहे हैं, सीधे अनुराग के पास आपको लिए चलेंगे। सुप्रभात अनुराग, क्या कुछ कह रहे हैं आज के अखबार? सुप्रभात ललित। देखिए, अखबारों की सुर्खियां आज कई महत्वपूर्ण हैं। वैक्सीनेशन को लेकर अखबारों ने सुर्खियां ली हैं। बिजली संकट सभी अखबारों की सुर्खियां बनाए। बात दैनिक भास्कर से शुरू करें तो वैक्सीनेशन को लेकर दैनिक भास्कर ने अपने पहले पन्ने पर प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया है कि टारगेट का गड़बड़ गणित हुआ। सरकार का टारगेट 18+ वाले 5 करोड़ 79 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का था, जो 4 साल पुराने आंकड़ों के आधार पर तय किया था। लेकिन 70 लाख लोग लापता हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लगाया। और उसी खबर को भास्कर ने प्रमुखता के साथ लिखा है कि वैक्सीनेशन का पहला डोज तो लगवाया, लेकिन दूसरा लगवाने नहीं आ रहे लोग। इसमें भोपाल के ही 4.65 लाख लोग मौजूद है। यानी कि अभी तक पहला डोज लगाने के बाद दूसरा डोज लगवाने के लिए आगे नहीं आ रहे लोगों के लिए अब चिंता की बात जरूर है। सरकार ऐसे लोगों की तलाश कर रही है कि जो दूसरा डोज लगवाने के लिए नहीं आए। तो ये एक प्रमुख खबर दैनिक भास्कर ने प्रकाशित की है। इसके अलावा दैनिक भास्कर ने अंदर बिजली संकट की खबर को पहले दूसरे पन्ने पर लिया है और लिखा है कि देश के 135 में से 115 थर्मल पावर प्लांट में कुल स्टॉक क्रिटिकल या सुपर क्रिटिकल स्तर पर, यानी कि कोयले की कमी है। उसी को लेकर थर्मल पावर प्लांट के जो हालात हैं देश भर में, मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। उसी खबर को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता के साथ लिया है। बिजली संकट, नीतीश ने भी कहा है कि कोयले की कमी, अब अमित शाह ने संभाली कमान। केंद्रीय गृह मंत्री ने ऊर्जा और कोयला मंत्री के अफसरों के साथ बैठक की। मध्य प्रदेश में अनिश्चितता की स्थिति, प्रमुख सचिव बोले बिजली कटौती नहीं होने देंगे। विशेषज्ञों का तर्क, थर्मल से आधा उत्पादन कब तक चलेगा। तो कुल मिलाकर बिजली का संकट खड़ा ना हो, इसको लेकर राज्य सरकार पूरी तरीके से हरकत में है, लेकिन कोयले की कमी जरूर बनी हुई है। पत्रिका की खबर की बात करें तो पत्रिका ने अपने पहले पन्ने पर घाटी में हुई जो आतंकवादी घटना है उसको प्रमुखता के साथ लिखा है, प्रकाशित किया और लिखा है कि फिर नापाक हरकत। एलओसी से सटे पीर पंजाल इलाके में मुठभेड़, घाटी में घात लगाकर कायराना हमला, हमारे 5 जवान शहीद, सीमा लांघकर घुसे आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन। तो ये एक प्रमुख खबर है और लाजमी है, क्योंकि देश के सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये मामला है, आतंकवादी घटना से जुड़ी हुई ये खबर है। इसके अलावा यदि नवदुनिया अखबार की हम बात करें तो इसमें भी बिजली के संकट को प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया गया है। नवदुनिया ने लिखा है कि 24 घंटे में 210 मेगावाट की दूसरी यूनिट बंद, 242 मेगावाट ओवरड्रा। प्रदेश में भी गहरा सकता है बिजली संकट, 10,820 मेगावाट तक मांग पहुंची है। यानी कि 2 दिन पहले तक 10,640 मेगावाट बिजली की मांग थी, जो बढ़कर अब 10,840 पहुंच गई है। जैसे जैसे त्योहार करीब आएंगे, दशहरा, दिवाली और उसके बाद रबी का सीजन भी शुरू होना है, तो ऐसे में बिजली की डिमांड बढ़ेगी और ऐसे में आपूर्ति कैसे होगी, यही एक बड़ी चिंता जो है सरकार और आम लोगों के लिए भी है, क्योंकि आम लोगों को इस समस्या से दो चार होना पड़ता है। तो इस खबर को भी नवदुनिया ने प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया है। साथ ही अंदर के खबरों की हम बात करें तो भोपाल शहर में जो प्रदूषण बढ़ रहा है उस खबर को भी नवदुनिया ने प्रमुखता के साथ लिया और लिखा है कि शहर में 5 गुना तक बढ़ा धूल और धुएं का स्तर, प्रदूषित हुई प्राणवायु। तो त्योहार में किसी तरीके से प्रदूषण और ना बढ़े, इस बात का भी ख्याल रखना है और इन्हीं तमाम खबरों की तरफ अखबार भी इंगित करते हुए नजर आ रहे हैं। एक और खास बात जो आपने जिक्र किया, डाटा, उसके आधार पर वैक्सीनेशन का टारगेट, त्योहारी सीजन और चुनावी मौसम, यह बड़ी चिंता है अनुराग। इस पर बहुत फोकस करने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल, देखिए इन तमाम बातों पर सरकार को ध्यान देना होगा। एक तरफ तो उपचुनाव है, सरकार का फोकस भी उपचुनाव की तरफ है, क्योंकि 4 सीटें बीजेपी और कांग्रेस के लिए साख का सवाल बन गई है। लेकिन वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा किया जाए, जो लोग
नहीं मिल रहे हैं, पहला डोज लगवाने के बाद सामने नहीं आ रहे हैं, उन लोगों की भी तलाश करना ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना से बचाव के लिए दूसरा डोज लेना भी ज़रूरी है। हालांकि निर्धारित सीमा के अंदर ये डोज हो जाना चाहिए, लेकिन अभी भी ऐसे लोगों की तलाश की जा रही है, सूची बनाई जा रही है कि जो पहला डोज लगवाने के बाद दूसरा डोज लगवाने के लिए सामने नहीं आए। तो ये भी एक चिंता का विषय जरूर है। बिजली संकट भी चिंता का विषय है, क्योंकि त्योहार का सीजन आने वाला है और ऐसे में यदि बिजली संकट खड़ा होता है तो निश्चित तौर पर ये जो प्रदेश को अंधेरे में धकेलने वाली बात होगी। तो कुल मिलाकर हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। वैक्सीनेशन का डोज लगवाने के लिए लोगों को आगे आने की अपील की जा रही है, उनकी तलाश की जा रही है। बिजली संकट ना आए, इसको लेकर भी सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। तो हर तरफ कोशिशें जारी हैं और इन्हीं तमाम कोशिशों को लेकर आज की खबरें अखबारों में प्रकाशित की गई। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग। और अनुराग पूरे विस्तार से बता रहे थे अखबार, उससे जुड़े कुछ सवाल जो आपके लिए बहुत जरूरी थे। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग का। और अब खबरों का सिलसिला G20 की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडर समिट। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडर समिट G20 सम्मेलन, इसमें प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे। अफगानिस्तान के हालात पर वो चर्चा करेंगे। इतालवी राष्ट्रपति के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी हिस्सा लेंगे। G20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री हिस्सा लेने वाले हैं। G20 की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडर्स समिट, और अफगानिस्तान में जिस तरीके के ताजा हालात बने हैं, इससे लेकर इसमें चर्चा होनी है। इधर जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ में पुंछ में सेना के 5 जवान शहीद हो गए। अनंतनाग बांदीपोरा में 2 आतंकी भी ढेर कर दिए गए। सभी सैनिक 16 आरआर के जवान थे। पुंछ में सेना के 5 जवानों ने शहादत दी है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़, हालांकि 2 से 3 आतंकियों के ढेर होने का भी दावा किया जा रहा है। अनंतनाग और बांदीपोरा में आतंकी ढेर भी किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकी मुठभेड़। और अब बात उपचुनाव की। उपचुनाव का रण लगातार चल रहा है। आज बीजेपी की बड़ी बैठक है चुनाव प्रबंधन समिति की, और चुनावी रणनीति पर, उपचुनाव की क्या कुछ रणनीति होगी, कैसे उस रणनीति को इंप्लीमेंट किया जाएगा, इस पर मंथन होगा। तो उपचुनाव को लेकर लगातार आक्रामक चुनाव प्रचार दोनों ही पार्टियों की तरफ से लगातार जारी है। उपचुनाव की रणनीति पर मंथन के लिए आज एक अहम बैठक भी होनी है। और उपचुनाव का रण वोटिंग से पहले दल बदल का सिलसिला भी लगातार जारी है। रहगांव से बीएसपी के नेता रामनिवास चौधरी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। 2 दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ताओं के साथ वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। बाकायदा सीएम हाउस पहुंचकर उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने बीएसपी नेता रामनिवास चौधरी, अब बीजेपी नेता रामनिवास चौधरी। और इसी उपचुनाव के रण में आज से कमलनाथ चुनाव प्रचार अभियान में उतरने वाले हैं। खंडवा लोकसभा सीट पर वो प्रचार करेंगे। दादाजी धूनी वाले बाबा आश्रम पहुंचेंगे और उसके बाद ये प्रचार का सिलसिला शुरू होगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की वो महत्वपूर्ण बैठक भी आज लेने वाले हैं। और उपचुनाव के रण में बाबा की एंट्री होने वाली है। कौन से बाबा? कंप्यूटर बाबा प्रचार करेंगे। कांग्रेस के पक्ष में वो माहौल बनाएंगे। आज से प्रचार के लिए मैदान में उतरने वाले हैं कंप्यूटर बाबा। कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में वो माहौल बनाएंगे, प्रचार करेंगे कंप्यूटर बाबा उपचुनाव में मैदान में। इधर शराबबंदी को लेकर उमा भारती ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि शराबबंदी के अभियान से वो पीछे नहीं हटी हैं।
जनवरी से वो इसकी शुरुआत करेंगी। वो अभी यूनिवर्सिटी को ग्रांट नहीं मिल रही, सीधा सीधा फंडा है। क्योंकि ग्रांट तो यूनिवर्सिटी को भी मिलती है। सरकार विरोधी अभियान नहीं, शराब विरोधी अभियान है। और आप लोगों को पता ही है कि गंगा के साथ मेरा इतना ज़्यादा गहरा लगाव है, और वो अपने आप हुआ है, मैंने बनाया नहीं है, मतलब मेरी स्वेच्छा से नहीं हुआ है कि 1.5 साल के कोरोना काल में मैं गंगा पे कुछ कर ही नहीं सकी, क्योंकि आपको तो स्थितियां स्वयं मालूम है, जो आपको मालूम है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। शराबबंदी पे भी कुछ नहीं कर सकी किसी कारणों से, तो इसलिए मैं पहले गंगा का एक फेज जो अंतिम पूरा होना था वो 14 जनवरी को पूरा होते ही मैं स्वयं शराबबंदी के अभियान में शामिल होंगी। इधर दुर्गा पंडाल, झांकी और मेला पर पुलिस प्रशासन की कार्रवाई की खबरों के बाद भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने चेतावनी दी है। जी, प्रज्ञा ठाकुर सांसद है, चेतावनी ही देती है, चेतावनी दी है कि पुलिस प्रशासन किसी को परेशान ना करे। इस प्रकार से विघ्न बाधा आने लगी तो अन्य कोई और भी किसी प्रकार के त्योहार नहीं मना पाएगा, ये मैं कह रही हूँ। इसलिए भोपाल में मैं चाहती हूँ शांति रहे, सद्भाव बना रहे, किसी भी प्रकार से अत्याचार को बढ़ावा ना दे, ये मेरा आग्रह। इधर भोपाल में दुर्गा पंडाल स्थापना को लेकर कलेक्टर ने ट्वीट कर यह बताया है कि भोपाल में दुर्गा पंडाल स्थापित करने से संबंधित कोई एफआईआर जिले में नहीं की गई है। पिछले 3 दिनों में जो भी कार्रवाई हुई है वो परिसर में जुआ खेलने और अनाधिकृत तौर पर मेला लगाने पर की गई है। इसमें किसी भी श्रद्धालु जन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आपको बता दें कि कुछ झांकी संचालकों ने गृह मंत्री से शिकायत की थी कि दुर्गा पंडाल के पास मेले लगाने पर झांकी संचालकों पर एफआईआर दर्ज की गई है। इसके बाद से अचानक प्रशासन नमूदार हुआ, नेता नाराज हुए तो प्रशासन सामने आया, कहा कि नहीं एफआईआर तो झांकी पर हुई नहीं, संचालक पर हुई नहीं, ये तो जुआ खिलाने वालों पर कार्रवाई हुई है। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। तो आज है नवरात्र का 7वां दिन। मां दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा आज की जाती है। मां कालरात्रि की पूजा करने से जीवन में आने वाले संकटों से रक्षा होती है। मां कालरात्रि शत्रुओं का, दुष्टों का संहार करती हैं। मां कालरात्रि की पूजा से तनाव, अज्ञात भय, बुरी शक्तियों का नाश होता है। मां कालरात्रि का रंग कृष्ण वर्ण है और कृष्ण वर्ण के चलते ही इन्हें कालरात्रि कहा जाता है। तो आज मां के कालरात्रि स्वरूप की पूजा अर्चना सुबह से ही भक्तों के पंडाल पर पहुंचने के सिलसिले, मंदिरों पर पहुंचने के सिलसिले शुरू हो चुके हैं और लगातार हम अलग अलग जगह, अलग अलग पंडालों पर आपको लेकर चलते हैं, दर्शन भी करवाते हैं, जानकारी भी देते हैं। प्रतीक आपको नजर आ रहे होंगे, प्रतीक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक, संस्कारधानी में शक्ति की आराधना का पर्व, कहां पर इस वक्त आप हैं और क्या कुछ नजर आता है? प्रतीक। देखिए, बिल्कुल ललित, शारदीय नवरात्र के मौके पर संस्कारधानी में एक अनोखी छटा जो है वो बिखरती है, क्योंकि करीब करीब 600 से ज़्यादा जो प्रतिमाएं हैं उनके पंडाल शहर और ग्रामीण अंचलों में स्थापित किए गए हैं
और देर रात तक लोगों के घूमने का जो सिलसिला होता है वो चलता है और सुबह 4 बजे से मंदिरों में देखते हैं कि लोग जल चढ़ाने पहुंचते हैं। तिथि अनुसार आज मां कालरात्रि के जो स्वरूप का जो पूजन है वो किया जाता है। चूंकि नाम कालरात्रि है तो आप समझ सकते हैं काल को हरने वाली। इस वक्त बहरहाल मैं बूढ़ी खेर में मौजूद हूँ और देख सकते हैं माँ चूंकि गोंडकालीन ये मंदिर है, बेहद प्राचीन ये मंदिर है और सुबह से ही जल चढ़ाने के लिए, माँ को जल अर्पित करने के लिए, दिया प्रज्वलित करने के लिए और तमाम जितने भक्त हैं, चूंकि हर बार शारदीय नवरात्र पे यहाँ पर भारी संख्या में जो भीड़ है वो लगती है और इस बार भी सुबह से ही 4 बजे से हम देख रहे हैं जो सिलसिला है अनवरत रूप से जो है जारी है। तमाम जो भक्त हैं वो एक कर यहाँ पर आ रहे हैं, हर उम्र वर्ग के जो लोग हैं वो आते हैं और हमने ये भी देखा है कि विशेष मान्यताओं के लिए और फल के लिए जो है भक्त अलग अलग प्रकार से अनुष्ठान जो है वो करते हैं। क्योंकि नवरात्र के 9 दिनों में ही अलग अलग रूप का जो पूजन होता है और रोजाना जो विधि होती है वो भी अलग अलग होती है और बेशक संस्कार धानी में भी जितने भी प्राचीन देवी मंदिर हैं वहां पर हम सुबह से ही देखते हैं कि रौनक अलग ही रहती है और दिन भर तमाम जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं वो संपन्न किए जाते हैं। पूजन पाठ का दौर भी चलता है। रात को हम देखते हैं कि जगरातों का भी आयोजन जो है अलग अलग मंदिरों में किया जाता है। तो बेशक संस्कार धानी जो है देवीमय माहौल में है और 9 दिनों शारदीय नवरात्र का जो मौका होता है, 9 दिनों ही जो महोत्सव है, इसे महोत्सव के रूप में ही हम जो है मनाते हैं। कलकत्ता की तर्ज पे इस त्योहार को संस्कार धानी जलपुर में मनाया जाता है ललित। चूंकि मैंने आपको बताया कि 600 से ज्यादा तो पंडाल ही जो है वो स्थापित किए गए हैं, अलग अलग झांकियां जो है वो स्थापित की गई हैं। इस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि संस्कार धानी में शारदीय नवरात्र का क्या महत्व होता है और आम लोग भी जो है इस त्योहार को बड़े ही शिद्दत के साथ, श्रद्धा आस्था के साथ मनाते हैं। ललित, चलिए, और हालांकि मिनी कोलकाता पर एक सवाल भी बाकी रह गया, आगे हम इस पर भी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अभी फिलहाल के लिए आपका प्रतीक, इस तमाम जानकारी के लिए। एक और महत्वपूर्ण खबर, झटके वाली खबर, मध्य प्रदेश में कोयला संकट का असर के बारे में बात करेंगे। संजय गांधी ताप थर्मल पावर प्लांट बिरसिंहपुर पाली में 210 मेगावाट की इकाई में उत्पादन बंद हो गया। इससे पहले 2 नंबर की यूनिट भी बंद हो चुकी है। 1340 मेगावाट वाले प्लांट में 500 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। प्रदेश में बिजली की मांग बढ़कर 10,820 मेगावाट पहुंच गई है और मध्य प्रदेश में बिजली कंपनियां देंगी बिजली बचाने का संदेश। बिजली की मांग को कम करने के लिए बिजली बचाने का संदेश जारी होगा। बिजली की मांग को कम कर कटौती की जाएगी और कटौती से बचने की कोशिश की जाएगी। इधर आगर मालवा जिले में इन दिनों मंडियों में सोयाबीन की फसल की बंपर आवक देखने को मिल रही है। इसके चलते आगर कृषि उपज मंडी के बाहर सोयाबीन फसल से भरे जो वाहनों की कतारें हैं वो 4 किलोमीटर से ज्यादा लंबी लग गई हैं। सोयाबीन बेचने के लिए किसान देर रात से ही मंडी के बाहर इंतजार करते रहे। इलाके के किसान आगामी त्योहारों को देखते हुए फसल बेचने पहुंच रहे हैं। पिछले दिनों लगातार बारिश के चलते किसान परेशान हैं और चिंता कर रहे हैं कि कहीं फिर बारिश ना हो जाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आखिर में हेडलाइंस। Headlines presented